मैं अमरीश कुमार और मेरे चैनल का नाम डायनामिक्स फिजिक्स क्लास है। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए लेक्चर के साथ। अभी तक हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा? आवेश के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? आवेश के बारे में पढ़ा। आवेश के व्यवहार के बारे में पढ़ा। आवेश की गति के आधार पर उसकी अलग अलग कंडीशनों के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो अभी तक हमने आवेश की परिभाषाएं पढ़ी हैं। आवेश क्या होता है, इसके मात्रकों के बारे में पढ़ा है। इसके मात्रक कौन कौन से होते हैं, इसका ऐसे मात्रक क्या होता है, सीजीएस मात्रक क्या होता है, इसके प्रायोगिक मात्रक क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके मात्रकों में क्या संबंध होता है, ये सारी चीजें हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं इसमें। ठीक है, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है विद्युत आवेश के गुण। क्या है? विद्युत आवेश के गुण। इसके क्या क्या गुण होते हैं, आवेश के कौन कौन से गुण होते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आवेश का क्वांटाइजेशन यानी आवेश के क्वांटीकरण के बारे में पढ़ते हैं। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, आवेश का संरक्षण क्या होता है, आवेश के संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे कि विद्युत आवेश के गुण क्या होते हैं, क्वांटाइजेशन क्या होता है यानी कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, और चार्ज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है यानी आवेश का संरक्षण क्या होता है, आवेश का संरक्षण क्या होता है। तो इन सब चीजों के बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो आपका जो पहला पॉइंट है वो है नंबर 1, आवेश एक अदिश राशि होती है। आवेश एक अदिश राशि होती है। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। आवेश कैसी राशि होती है? एक अदिश राशि होती है। तो आखिरकार हम ये जानेंगे कि ये अदिश राशियां सदिश राशियां होती क्या हैं। तो हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है कि अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। इसके बाद आती है सदिश राशियां। क्या होती हैं? तो वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। यानी जो क्या है, दिशा को भी व्यक्त करे, वे राशियां जो परिमाण के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करे, ऐसी राशियों को हम सदिश राशियां कहते हैं। और वह राशियां जो सिर्फ और सिर्फ परिमाण को बताए, उसकी दिशा के बारे में कुछ भी ना बताए या दिशा के बारे में किसी भी चीज का बोध ना कराए, ऐसी राशियों को हम अदिश राशियां कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका चार्ज होता है, आवेश होता है, वो क्या बताता है? सिर्फ और सिर्फ परिमाण को बताता है, सिर्फ और सिर्फ परिमाण को बताता है, दिशा को नहीं बताता है। इसलिए जो आवेश होता है वो क्या होता है आपका? एक अदिश राशि होती है। आवेश क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। तो मैं यहाँ लिखूंगा आवेश एक अदिश राशि होती है। ठीक है, आवेश क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। जैसे एग्जांपल में हम लिखते हैं कि यदि किसी वस्तु पर 20 कूलाम चार्ज है, 20 कूलाम चार्ज है, तो यहां पर यदि किसी वस्तु पर 20 कूलाम आवेश है। जब 20 कूलाम आवेश है तो Q बराबर हमें क्या दे रखा है? 20 कूलाम। क्या दे रखा है? 20 कूलाम, क्योंकि आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलाम होता है। तो ये आपका जो 20 है वो किसको बता रहा है? सिर्फ और सिर्फ परिमाण को बता रहा है। किसको बता रहा है? परिमाण को बता रहा है, मैग्नीट्यूड को बता रहा है। ये आपके मैग्नीट्यूड को डिफाइन कर रहा है। इसमें कोई डायरेक्शन को ये डायरेक्शन को नहीं बता रहा है। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। जब इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो इसलिए इसे हम कहेंगे कि जो आवेश है वो कैसी राशि है? एक अदिश राशि। कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। ठीक है, इसमें क्या है? सिर्फ और सिर्फ परिमाण है, इसमें कोई दिशा नहीं है, दिशा के बारे में कोई वर्णन नहीं है, तो इसलिए ये राशि कैसी कहलाएगी? आपकी एक अदिश राशि है। दूसरा पॉइंट है आपका आवेश का स्थानांतरण किया जा सकता है। आवेश का स्थानांतरण किया जा सकता है।
जो आपका आवेश है वो क्या होता है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो सकता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो सकता है। तो हम यहां पर लिखेंगे आवेश का स्थानांतरण किया जा सकता है। आवेश का स्थानांतरण किया जा सकता है, यानी हम आवेश को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्थानांतरण का मतलब होता है ट्रांसफर करना। क्या करना है, ट्रांसफर करना है। और यानी कि हम कह सकते हैं जो अपना चार्ज है उसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु हम चार्ज को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे आपकी दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु A है, दूसरी वस्तु क्या है, B है। एक वस्तु A है, दूसरी वस्तु B है। इस पहली वाली वस्तु पर 30 इलेक्ट्रॉन है और 20 प्रोटॉन है। जब 30 इलेक्ट्रॉन है, 20 प्रोटॉन है, तो ये अल्टीमेटली जो वस्तु है वो कैसी है, नेगेटिव चार्ज से चार्ज है। कैसी है, नेगेटिव चार्ज से चार्ज है। इस पे जो चार्ज है वो कैसा है, नेगेटिव है। दूसरा, एक वस्तु B है, इस पे क्या है, आपके 30 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। क्या है, 30 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें 30 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब 30 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन्स पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर जो वस्तु होगी ये वाली, वो कैसी है, पॉजिटिव चार्ज से चार्ज। ये जब पॉजिटिव चार्ज से चार्ज है, ये वाली नेगेटिव चार्ज से चार्ज है। जब मैंने कल बताया था कि इसमें जो चार्ज होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मेन रूप से वही पार्ट लेते हैं, यानी कि हम इलेक्ट्रॉनों को निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों को इसमें एंटर करा सकते हैं। अगर इसमें इलेक्ट्रॉनों की मात्रा ज्यादा है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की मात्रा ज्यादा है, प्रोटॉनों की मात्रा कम है, यहाँ पर प्रोटॉनों की मात्रा ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनों की मात्रा कम है, तो मैं क्या करता हूं कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर कर देता हूं। मान लो अगर मैं इसको 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, मैंने इससे 10 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिए। जैसे ही 10 इलेक्ट्रॉन इसमें से ट्रांसफर करूंगा, सॉरी 10 नहीं 15 कर देता हूं, 15 20 कर देता हूं, सॉरी। यहां पर मैं 20 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करता हूं। जैसे ही 20 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर किए, तो यहां आपके जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो कितने बचेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने बचेंगे, 20 प्रोटॉन बचेंगे। और ये 10 इलेक्ट्रॉन को जैसे एक्सेप्ट करेगा, इसको ग्रहण करेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 50 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सॉरी 50 नहीं, 20 और 10 30 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और प्रोटॉन कितने हो जाएंगे आपकी, 30 ही प्रोटॉन हो जाएंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो गई। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर हो गई। अब ये वस्तु है, पहले नेगेटिव चार्ज से चार्ज थी, अब ये कैसी हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। ये वाली वस्तु पहले पॉजिटिव थी, अब इसको 20 इलेक्ट्रॉन मिल गई, तो ये कैसी हो जाती है, उदासीन हो जाती है। कैसी हो जाती है, उदासीन हो जाती है। उदासीन हो जाती है। उदासीन में क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। जब वस्तु ये उदासीन हो जाती है, तो यहाँ पर जो चार्ज है वो क्या हो जाता है, इस वाले वस्तु से इस वाली वस्तु पर ट्रांसफर हो जाता है, यानी स्थानांतरित हो जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आवेश का स्थानांतरण किया जा सकता है। हम आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। ओके, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है, यदि किसी वस्तु में क्या हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर हो, तब वह वस्तु कैसी होगी। तो हमने पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर हो जाती है, तो वस्तु कैसी हो जाती है, उदासीन हो जाती है। कैसी हो जाती है, उदासीन हो जाती है। इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से अधिक हो, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से अधिक होती है, तो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। कैसी हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। और अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से कम है,
अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से कैसी है, कम है, तो वस्तु कैसी हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। वस्तु कैसी हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से क्या हो, कम। तो अगले पॉइंट हम पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 3। यदि किसी वस्तु में, यदि किसी वस्तु में क्या पढ़ते हैं, यदि किसी वस्तु में, नंबर 1, यदि किसी वस्तु में, नंबर ए है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इज इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या। अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के कैसे है, बराबर है। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है तो वस्तु कैसी कहलाएगी, उदासीन कहलाएगी। कैसी कहलाएगी, उदासीन कहलाएगी। अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर है तो वस्तु कैसी कहलाएगी, उदासीन कहलाएगी। पॉइंट नंबर बी, यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है प्रोटॉनों की संख्या से, अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, ज्यादा है प्रोटॉनों की संख्या से, इलेक्ट्रॉन की संख्या ग्रेटर देन प्रोटॉनों की संख्या, तो वस्तु कैसी कहलाएगी, नेगेटिव कहलाएगी, ऋणावेशित कहलाएगी। कैसी कहलाएगी, ऋणावेशित कहलाएगी, नेगेटिव चार्ज से चार्ज कहलाएगी। यानी वस्तु कैसी हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित। तीसरा है, यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है प्रोटॉनों की संख्या से, किससे, प्रोटॉनों की संख्या से। अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से क्या है, कम है, तो वस्तु कैसी कहलाएगी, धनावेशित कहलाएगी। क्या कहलाएगी, धनावेशित कहलाएगी। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से क्या है, कम है, तो क्या हो जाएगा, वस्तु धनावेशित कहलाएगी। क्लियर। एग्जाम्पल में देखते हैं। हमने एक वस्तु ली ए, इस पे आपके 20 इलेक्ट्रॉन है, 20 ही प्रोटॉन है। आपके 20 इलेक्ट्रॉन है, 20 प्रोटॉन है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, 20 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज। प्रोटॉन पर चार्ज होगा, यानी कि इस पर जो ऋणावेश होगा वो क्या होगा, 20 गुणा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और धनावेश कितना होगा, 20 गुणा प्रोटॉन का चार्ज। यानी इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब मल्टीप्लाई होकर जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, इसका जितना ऋणावेश आएगा उतना ही धनावेश आएगा, जितना ऋणावेश आएगा उतना ही धनावेश आएगा। तो इस तरीके से हम जो कहेंगे कि यह वस्तु कैसी कहलाएगी, उदासीन कहलाएगी। कैसी कहलाएगी, उदासीन। अगली वस्तु है वस्तु बी। इसमें हमने 30 इलेक्ट्रॉन ले लिए और 20 प्रोटॉन ले लिए। हमने 30 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, 20 प्रोटॉन लिए हैं, तो 30 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, अगर हम इस पर चार्ज देखेंगे तो ये वस्तु का जो चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा पॉजिटिव चार्ज की तुलना में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है, प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है, और जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है उसकी वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, समान है, परिमाण समान है, सिर्फ क्या डिफरेंस है, इनके साइन में डिफरेंस है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, सिर्फ इसके साइन में डिफरेंस है। तो यहाँ पर 30 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 20 प्रोटॉन है, तो ये चार्ज है वो कैसे हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों के समान हैं, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, दोनों के अलग अलग हैं। यहाँ पर मैग्नीट्यूड ज्यादा है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड कम है।
तो इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो यहाँ पर ज्यादा है, प्रोटॉनों की संख्या कम है। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है तो हम ये कहेंगे कि ये कैसा चार्ज ज्यादा है, इस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या कम है तो यहाँ कहेंगे कि प्रोटॉनों की संख्या कम, तो यानी जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज की तुलना में कम है। यानी कि ये वस्तु जो कहेगी वो क्या कहलाएगी, आपकी ऋण आवेशित कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ऋण आवेशित कहलाएगी, यानी नेगेटिव चार्ज से चार्ज कहलाएगी। ठीक है, अगला है तीसरी वस्तु सी है कोई। इस पर क्या है, आपके 20 इलेक्ट्रॉन है और 40 प्रोटॉन है। इस वस्तु पर 20 इलेक्ट्रॉन है, 40 प्रोटॉन है। तो 20 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका जो ऋणावेश का परिमाण है वो क्या है, कम है, और धनावेश का परिमाण वो क्या है, आपका ज्यादा है। ऋणावेश का परिमाण कम है, धनावेश का परिमाण ज्यादा है, अर्थात हम ये कहेंगे कि इसमें जो धनावेश की मात्रा है वो ज्यादा है किसकी तुलना में, ऋणावेश की तुलना में। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर कि आपका जो ये वाला जो वस्तु है वो कैसा है, धनावेशित है। कैसा है, धनावेशित। ठीक है, तो आपको ये चीजें क्लियर हुई कि अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है तो वस्तु कैसी कहलाएगी, उदासीन कहलाएगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है प्रोटॉनों की संख्या से तो वस्तु ऋणावेशित कहलाएगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कैसी कम है तो क्या हो गया, धनावेशित कहलाएगी। ठीक, आगे अगला पॉइंट। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में क्या है आपका कि अलग अलग अवस्था में आवेश अलग अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है। अलग अलग अवस्था में आवेश अलग अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 1 2 3 और 4। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 क्या है, अलग अलग अवस्था में आवेश अलग अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है। क्या होता है कि अलग अलग अवस्था में आवेश है वो अलग अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है। क्या करता है, अलग अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है। जैसे पहला पॉइंट है स्थिर अवस्था में आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। कैसा है, अगर आवेश कैसी अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है। अगर आवेश स्थिर अवस्था में है तो क्या उत्पन्न करेगा, आपका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर आवेश कैसी अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या उत्पन्न करेगा, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जैसे आपका कोई भी आवेश है और कैसा है, स्थिर है। ये स्थिर आवेश है तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, आपका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न होगा, आपका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके चारों ओर ये क्या है, आपका एक सर्कल टाइप का जो दिख रहा है, ये आपका क्या है, ये यहाँ पर इसका विद्युत क्षेत्र। क्या है, ये विद्युत क्षेत्र। तो इसकी अलग अलग कंडीशन है। अगर आवेश कैसा है, स्थिर अवस्था में। कैसी अवस्था में है, अगर आवेश स्थिर अवस्था में है तो क्या उत्पन्न करेगा, सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, बी पॉइंट, एक समान वेग से गतिमान आवेश, एक समान वेग से गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। दोनों उत्पन्न करता है। क्या है,
अगर आपका जो आवेश है वो क्या हो, एक समान वेग से गतिमान हो, यानी कि उसका जो वेग हो वो कैसा हो, एक समान हो। एक समान वेग का मतलब क्या है कि हर एक समय पर, हर एक समय अंतराल में वो कैसा हो, समान दूरी तय कर रहा हो, हर एक समय अंतराल पर समान दूरी तय कर रहा हो, यानी कि उसका जो वेग हो कैसा हो, कांस्टेंट वेग हो, कैसा हो, कांस्टेंट वेग हो। अगर किसी आवेश का जो वेग है वो कैसा है, कांस्टेंट है, तो वह विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। क्या करता है, वह विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी जो विद्युत लाइन होती है, क्या होती है, विद्युत लाइन होती है, तो उसमें आपके 3 वायर होते हैं। कितने होते हैं, 3 वायर होते हैं। जब 3 वायर होते हैं और ये लगभग एक समान दूरी पर रहते हैं, तो इसमें जो क्या रहता है, आपकी जो विद्युत फ्लो करती है, आपकी आई फ्लो करती है, आई, तो आई बराबर क्या होता है, Q अपॉन टी। क्या होता है, Q अपॉन टी। आई बराबर क्या होता है, Q अपॉन टी। तो आई यहां पर क्या है, आपकी विद्युत धारा है, Q क्या है, आपका आवेश है ये, और टी क्या है, आपका समय है। आई क्या है, आपकी विद्युत धारा, Q आवेश, और टी क्या है, आपका समय है। अगर प्रति सेकंड इसमें अगर हम विद्युत धारा देखें, तो प्रति सेकंड अगर विद्युत धारा देखें तो उसका जो मान आएगा वो किसके बराबर आएगा, आवेश के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, आवेश के बराबर आएगा, यानी प्रति सेकंड बहने वाली धारा आवेश के बराबर होगी, आवेश के बराबर होगी। यानी अल्टीमेटली हम इसमें कहेंगे कि इसमें क्या फ्लो करता है, आवेश फ्लो करेगा। क्या फ्लो करेगा, आवेश फ्लो करेगा। जब इसमें जो धारा बहती है, यानी जो आवेश बहता है इसमें, तो कैसा बहता है, एक समान रूप से बहता है। क्या रहता है, एक समान रूप से बहता है। जब एक समान रूप से बहता है तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। क्या रहते हैं, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं, एक साथ उत्पन्न होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, जैसे दूर दराज गांव में लोग कहते हैं कि कोई हैवी लाइट चल रही है कि भाई उसके पास मत चले जाना, वो पकड़ लेगी, चिपका लेगी। क्यों चिपकाती है, क्योंकि उसके अंदर क्या रहता है, एक आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र के कारण। क्योंकि जो हमारा अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या करता है, वस्तुओं को आकर्षित करता है, खींचता है अपनी ओर। क्या करता है, खींचता है। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या है, एक चुंबक पैदा होना, यानी एक तरीके से एक चुंबक की तरह क्या करता है, ये उसको खींचता है। आप लोगों ने चुंबक देखा है, चुंबक क्या करता है, हर एक वस्तु को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, खींचता है। जब हर एक वस्तु को खींचता है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न हो ही रहा है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, इसके साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो रहा है। क्या होता है, जब इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इसके क्या हो जाता है, चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके भी चारों ओर क्या हो जाता है, एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके भी चारों ओर क्या होता है, एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब चारों ओर क्षेत्र उत्पन्न होता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का आवेश है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का आवेश है। जब ये आवेश कैसे हैं, समान रूप से हैं, तो इनमें आपस में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्योंकि ये समान आवेश है, इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो तार है वो आपस में चिपकते हैं, थोड़ा सा दूर रहते हैं। दूसरी बात, अगर बाय द वे चिपक भी जाते हैं तो क्या होता है, इनमें चिंगारियां, क्योंकि आवेश कैसे होते हैं, एक समान होते हैं, इसलिए इनमें क्या लगता है, एक चिंगारी उत्पन्न होती है। दूसरा क्या है कि इसमें जब आवेश एक समान रूप से मूव करता है, यानी गति करता है, तो क्या होता है, इसके साथ साथ इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होता है, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विद्युत क्षेत्र के साथ क्या होता है, ये एक दूसरे को, चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और विद्युत क्षेत्र के कारण एक दूसरे को क्या करते हैं, ये प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसीलिए जो तार रहते हैं वो हमारे बहुत टाइट तरीके से बांधे जाते हैं। ये क्या होते हैं, बहुत टाइट तरीके से बांधे जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो लट्ठे वगैरह रहते हैं तो उन पर जो तार होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत टाइट तरीके से बांधे जाते हैं, क्योंकि इनमें क्या हो, आपस में ये एक दूसरे को आकर्षित और प्रतिकर्षित ना करें। ठीक है। दूसरा क्या है कि इनमें एक समान वेग से गतिमान रहते हैं तो चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र क्या हो जाते हैं, एक साथ जनरेट होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि जो गांव में दूर देहात के लोग होते हैं तो वो क्या कहते हैं कि उस लट्ठे के पास या उस तार के पास मत चलाइए, नहीं वो क्या कर लेगी, वो चिपका लेगी। तो चिपकाती क्यों है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। आगे अगला पॉइंट है, स्थिर अवस्था में आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक समान वेग से गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। और तीसरा पॉइंट मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर आवेश त्वरित गति से गतिमान होता है,
और आवेश त्वरित गति से गतिमान होता है तो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र और तरंग संचरण की दिशा तीनों एक साथ उत्पन्न करता है। क्या करता है, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा तरंग संचरण की दिशा तीनों एक साथ उत्पन्न करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। तो इसका सी वाला पॉइंट है, यदि आवेश त्वरित गति से गतिमान होता है, यदि आवेश त्वरित गति से गतिमान होता है तो विद्युत क्षेत्र कॉमा चुंबकीय क्षेत्र तथा तरंग संचरण की दिशा उत्पन्न करता है। क्या करता है, यदि आवेश त्वरित गति से गतिमान होता है तो विद्युत क्षेत्र कॉमा चुंबकीय क्षेत्र तथा तरंग संचरण की दिशा उत्पन्न करता है। अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है। क्या होता है, अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है। क्या होता है कि जब कोई आवेश है वो एक समान नहीं, त्वरित गति से गतिमान होता है। कैसा होता है, त्वरित गति से गतिमान होता है, तब वह विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा तरंग संचरण की दिशा तीनों एक साथ उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा तरंग संचरण की दिशा तीनों एक साथ उत्पन्न करता है। यहाँ पर आपका ये विद्युत क्षेत्र है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, और ये वाली जो डायरेक्शन है वो तरंग संचरण की दिशा। ये तरंग संचरण क्या होता है, ये आपका पूरा विद्युत चुंबकीय तरंग को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। ये विद्युत चुंबकीय तरंग को प्रदर्शित कर रहा है। क्या होता है कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं वो एक दूसरे की तीनों क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। क्या होते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहता है और तरंग संचरण की दिशा भी इन दोनों की क्या रहती है, लंबवत रहती है। इस तरीके से रहता है। यहाँ पर आपका जो विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा इस तरीके से ऊपर की ओर, इस साइड में आपका चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा और जो तरंग की दिशा होगी वो कैसे होगी, इस तरीके से गति करेगी, इस तरीके से गति करेगी, इस तरीके से गति करेगी। ठीक, जो तरंग की दिशा है वो क्या है, इस तरीके से गति करेगी।
यानी विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा तरंग संचरण की दिशा तीनों एक दूसरे के कैसे रहते हैं, लंबवत रहते हैं, तीनों एक दूसरे के लंबवत रहते हैं। इस तरीके से ये आपका, अगर आपका क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ये आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और ये क्या कहलाएगी, आपकी तरंग के चलने की दिशा है, तरंग संचरण की दिशा है। इस तरीके से ये आपका चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, और ये तरंग के संचरण की दिशा, यानी तीनों एक दूसरे कैसे रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं, तीनों एक दूसरे के लंबवत रहते हैं। तो इस तरीके की ये क्या है, आपके किसको प्रदर्शित कर रही है, ये पूरा सिस्टम आपके विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न कर रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंगों को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, अगला है आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ जुड़ा होता है। अगला क्या है, आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ जुड़ा रहता है। आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ जुड़ा रहता है। द्रव्यमान के बिना आवेश का कोई अस्तित्व नहीं होता है। द्रव्यमान के बिना आवेश का कोई अस्तित्व नहीं होता है, जबकि आवेश के बिना द्रव्यमान संभव है। जबकि आवेश के बिना द्रव्यमान संभव है। तो अगला है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में है कि आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ जुड़ा रहता है। आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ जुड़ा रहता है। आवेश कैसा रहता है, द्रव्यमान के साथ जुड़ा रहता है, अर्थात द्रव्यमान आवेश के बिना संभव है। द्रव्यमान आवेश के बिना संभव है, जबकि द्रव्यमान के बिना आवेश का कोई अस्तित्व नहीं होता है। क्या है, आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ जुड़ा रहता है। आवेश कैसा रहता है, हमेशा द्रव्यमान के साथ जुड़ा रहता है, अर्थात द्रव्यमान आवेश के बिना संभव है। अगर किसी वस्तु में क्या है, द्रव्यमान है, किसी वस्तु में क्या है, द्रव्यमान है, तो यह जरूरी नहीं है कि उसमें आवेश हो, यह जरूरी नहीं है, यह आवश्यक नहीं है कि उसमें आवेश हो। इट इज नॉट पॉसिबल कि उस वस्तु में क्या हो, आवेश हो। लेकिन अगर किसी वस्तु में द्रव्यमान नहीं है, अगर किसी वस्तु में द्रव्यमान नहीं है, जब वस्तु में द्रव्यमान ही नहीं है तो क्या उस पर कोई आवेश हो सकता है? जब द्रव्यमान नहीं है तो आवेश का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता, आवेश का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, अगर किसी वस्तु में द्रव्यमान नहीं है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं हो सकता है। द्रव्यमान नहीं है तो इसका मतलब क्या, वस्तु ही नहीं है, क्योंकि हर एक वस्तु में क्या होता है, द्रव्यमान होता है। कोई भी छोटी से छोटी चीज ले लो आप, उसमें क्या रहेगा, द्रव्यमान रहेगा। और जब वस्तु में द्रव्यमान नहीं हो तो इसका मतलब क्या है, वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है। जब वस्तु का अस्तित्व नहीं है तो उसमें आवेश पॉसिबल है, आवेश पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर किसी वस्तु में द्रव्यमान है तो हम ये कह सकते हैं कि उस वस्तु पर आवेश हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, इसी में अगला पॉइंट ये है 5वें का पॉइंट नंबर ए। यदि किसी वस्तु में
यदि किसी वस्तु में द्रव्यमान है तो उस पर आवेश हो भी सकता है और नहीं भी। अगर किसी वस्तु पर द्रव्यमान है, अगर किसी वस्तु में क्या है, द्रव्यमान है, तो उस पर आवेश पॉसिबल भी है और नॉट पॉसिबल, यानी उस पर पॉसिबल भी हो सकता है, यानी हो भी सकता है और नहीं भी। अगर क्या है, अगर कोई भी वस्तु है, उसमें अभी मैं बता चुका हूं कि अगर किसी वस्तु में आवेश द्रव्यमान है, क्या है, अगर किसी वस्तु पर द्रव्यमान है तो उस वस्तु पर क्या होगा, आवेश हो भी सकता है और नहीं भी। दूसरा इसका पॉइंट नंबर बी, यदि किसी वस्तु में आवेश है, अगर किसी वस्तु पर आवेश है या किसी वस्तु में आवेश है तो वहां द्रव्यमान अवश्य होगा। क्या होगा, अगर किसी वस्तु में आवेश है, अगर कोई वस्तु आवेशित है तो उससे कंफर्म है कि वहां पर क्या होगा, द्रव्यमान अवश्य होगा, वहां पर द्रव्यमान होगा ही होगा। अगर किसी वस्तु में द्रव्यमान है तो हम ये नहीं कह सकते उस पर आवेश है या नहीं है, लेकिन अगर किसी वस्तु पर क्या है, आपका आवेश है, अगर किसी वस्तु पर आवेश है तो वहां पर क्या होगा, द्रव्यमान अवश्य होगा, क्योंकि बिना द्रव्यमान के आवेश पॉसिबल ही नहीं है, बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता, लेकिन किसी वस्तु पर आवेश है तो वहां क्या होगा, द्रव्यमान होगा ही होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है न्यूट्रॉन। क्या है, न्यूट्रॉन, आपका न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन में क्या होता है कि द्रव्यमान तो होता है परंतु आवेश नहीं होता है। क्या है, आपका जो न्यूट्रॉन होता है उसमें क्या होता है, द्रव्यमान भी होता है लेकिन उसमें आवेश नहीं होता है। तो ये आपके पहले पॉइंट को लाइक कर रहा है, अगर किसी वस्तु में द्रव्यमान है तो उस पर आवेश हो भी सकता है और नहीं भी। तो इसी प्रकार आपका जो न्यूट्रॉन है उसमें क्या है, द्रव्यमान तो है लेकिन उसमें आवेश नहीं है। क्या है, उस पर आवेश नहीं है। अगला है आपका इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा कण है, बीटा कण है। इनमें क्या है, द्रव्यमान भी है और आवेश भी है। द्रव्यमान भी है और अभी रुको, और आवेश भी है। क्या है, अगर किसी वस्तु पर आवेश भी है और द्रव्यमान भी है, क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, आवेश भी है द्रव्यमान भी है, प्रोटॉन है, आवेश भी है द्रव्यमान भी है, अल्फा कण है उसमें आवेश भी है और द्रव्यमान भी है, और बीटा कण है इसमें भी क्या है, आवेश और द्रव्यमान है। तो अगर किसी वस्तु में क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कोई भी वस्तु दे रखी है उस पर आवेश और द्रव्यमान भी होता है, तो ये जरूरी नहीं है कि किसी वस्तु पर द्रव्यमान है तो उसका आवेश होगा नहीं भी होगा, या किसी वस्तु में आवेश है तो द्रव्यमान भी होगा, ये आवश्यक होता है। ठीक, तो ये कुछ आपके एग्जांपल्स रहे। ठीक, अगला पॉइंट है कि अगर हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं, क्या करते हैं, अगर हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो वस्तु पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। अगर किसी वस्तु को हम आवेशित करते हैं तो वस्तु पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो देखो, अगर हम किसी वस्तु को आवेशित कर रहे हैं तो क्या होता है कि उसके द्रव्यमान में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। क्या होता है, द्रव्यमान में परिवर्तन आ जाता है। अगर किसी वस्तु को हम ऋणावेशित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऋणावेशित कर रहे हैं, तो वहां पर जो द्रव्यमान है वो बढ़ जाता है, और अगर हम किसी वस्तु को धनावेशित कर रहे हैं तो वहां पर द्रव्यमान घट जाता है। ठीक है, अगर किसी वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, ऋणावेशित कर रहे हैं तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर किसी वस्तु को हम धनावेशित कर रहे हैं तो द्रव्यमान क्या होता है, घट जाएगा।
तो अगला पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट नंबर 6। तो किसी वस्तु को आवेशित करते समय, किसी वस्तु को आवेशित करते समय वस्तु का द्रव्यमान परिवर्तित, वस्तु का द्रव्यमान परिवर्तित हो जाता है। अगर हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, आवेशित करते हैं, अगर हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उस वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। किसी वस्तु को आवेशित करते हैं, करते समय वस्तु का द्रव्यमान परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। इसका पहला पॉइंट है, यदि वस्तु को, यदि किसी वस्तु को, यदि किसी वस्तु को धनावेशित करते हैं, यदि किसी वस्तु को क्या कर रहे हैं हम, धनावेशित करते हैं, तो वस्तु का द्रव्यमान घट जाता है। क्या हो जाता है, वस्तु का द्रव्यमान घट जाता है। अगर हम किसी वस्तु को धनावेशित करते हैं तो वस्तु का द्रव्यमान घट जाता है। क्या होता है कि कोई भी वस्तु है, क्या है, कोई भी वस्तु है, जब वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, धनावेशित कर रहे हैं, तो धनावेशित करने का मतलब क्या है, हम उसमें से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों को निकाल रहे हैं। जब हम इलेक्ट्रॉनों को निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉनों में क्या रहता है, आपका द्रव्यमान रहता है। क्या रहता है, द्रव्यमान रहता है। एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, ये क्या रहता है, उस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रहता है। अगर हम किसी वस्तु से द्रव्यमान को क्या करते हैं, निकालते हैं, जब द्रव्यमान को निकालेंगे तो क्या होगा, वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या होगा, घट जाएगा। एग्जाम्पल में लेते हैं, देखो आपकी एक वस्तु है, आपकी एक वस्तु है बेटा, क्या है, आपकी एक वस्तु है, कोई वस्तु ए है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हैं और 30 इलेक्ट्रॉन हैं और क्या है, आपके 20 प्रोटॉन है। कैसी है, 30 इलेक्ट्रॉन और 20 प्रोटॉन है। वस्तु कैसे आवेश से आवेशित है, ये ऋण आवेशित है, नेगेटिव चार्ज से आवेशित है। ठीक है, इसमें से मैंने क्या किया, एक 15 इलेक्ट्रॉन को इसमें से निकाल दिया। क्या कर दिया, 15 इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया। जैसे ही इसमें से 15 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इस वस्तु पर जो अब इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 15 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। प्रोटॉन कितने बचेंगे, 20 प्रोटॉन बचेंगे। यहां पर अब क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है किससे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्यादा है, तो हम यहाँ कहेंगे कि जो वस्तु है वो कैसी होगी, पॉजिटिव चार्ज से चार्ज होगी। पॉजिटिव चार्ज से चार्ज हो जाती है जब वस्तु, तो क्या होता है कि इसमें से 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इलेक्ट्रॉन में क्या रहता है, आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान रहता है और द्रव्यमान की वैल्यू कितनी होती है, 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। जब इतना ये निकलता है इसमें से तो क्या होता है, द्रव्यमान भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। द्रव्यमान क्या हो जाता है, घट जाता है। जब वस्तु को हम क्या करते हैं, धनावेश से आवेशित करते हैं तो वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, अगला है, अगर वस्तु को हम ऋणावेशित करें, क्या करें, ऋणावेशित करें। अगर हम वस्तु को ऋणावेशित करते हैं तो वस्तु का क्या हो जाता है, द्रव्यमान बढ़ जाता है। क्या होता है कि जब हम ऋणावेशित करते हैं तो उसमें से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन आते हैं। उसमें जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या लेके आते हैं, अपने साथ द्रव्यमान लेके आते हैं। जब द्रव्यमान लेके आते हैं तो क्या होता है, उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। यदि किसी वस्तु को ऋणावेशित करते हैं
यदि किसी वस्तु को क्या करते हैं हम ऋणावेशित करते हैं, यानी नेगेटिव चार्ज से चार्ज करते हैं, ऋणावेशित करते हैं, तो वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो वस्तु का क्या होता है, द्रव्यमान बढ़ जाता है। जैसे आपकी एक वस्तु है, वस्तु ए है, ठीक है, वस्तु ए, यहां पर आपके 20 इलेक्ट्रॉन हैं और 30 प्रोटॉन है। क्या है, 20 इलेक्ट्रॉन और 30 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है। तो ये वस्तु कैसी है, पहले आपकी धनावेशित है। कैसी है, धनावेशित है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हम 20 इलेक्ट्रॉन बाहर से एंटर करा रहे हैं, इसमें प्रवेश करा रहे हैं। जब वस्तु में बाहर से एंटर करा रहे हैं, प्रवेश करा रहे हैं इसमें, यानी कि वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगी। इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है, तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के पश्चात इसमें क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाती है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 40, और प्रोटॉन कितने रहते हैं इसमें, 30 प्रोटॉन। यानी प्रोटॉनों की संख्या कम है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है तो क्या होता है कि इसमें ये वस्तु है वो कैसी आवेशित हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। ये वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। जब इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ क्या लेके आए हैं, द्रव्यमान लेके आए हैं। यानी कि इसमें क्या बढ़ रहा है, आपका द्रव्यमान बढ़ रहा है, क्योंकि द्रव्यमान इसमें जुड़ रहा है। पहले 20 इलेक्ट्रॉन थे, 20 इलेक्ट्रॉन और आगे यहाँ 20 इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान था। अब ये कितने का हो गया, 40 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। जब द्रव्यमान आया है तो क्या हो जाएगा, जब वस्तु को हम ऋणावेशित करते हैं तो वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो आज के आपके जो गुण हैं 6 से 7 गुण हैं, उसके अंदर कुछ और पॉइंट्स हैं, तो मैं यहाँ आपको ये बता चुका हूँ। ठीक, तो इस टॉपिक को आज फिलहाल यहीं समाप्त करते हैं। बाकी जो मैंने बताया था आवेश का क्वांटीकरण और आवेश संरक्षण का सिद्धांत, वो मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ठीक है, अगर किसी ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो वो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आगे वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी होता है, तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो प्राप्त करें। ओके, थैंक यू।